हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम लोग जानेंगे संघीय ढांचा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज। यानी किसी भी देश की जो सरकार होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फेडरल स्ट्रक्चर्स, संघीय ढांचा, और एक होता है यूनिलैटरल यूनि स्ट्रक्चर। तो हम पहले आपको डिफाइन कर देते हैं, इसको परिभाषित कर देते हैं, ये संघीय ढांचा होता क्या है। संघीय ढांचा एक सिस्टम है जिसमें सरकार जो होती है वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स टायर्स में बटा हुआ होता है। हमारे देश में जो सरकारें हैं वो 3 टायर्स स्ट्रक्चर्स में है। संघीय ढांचा कंप्लीटली अगर एग्जांपल देखा जाए संघीय ढांचा की, तो हमारा देश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश हमारे संघीय ढांचा स्ट्रक्चर्स में हैं। यानी उसमें से भी 2 टायर, 3 टायर, मोर देन 1 टायर स्ट्रक्चर्स होता है। अब ये टायर क्या है, ढांचा, यानी कैसे उसको वर्गीकृत किया गया है। यानी हमारे यहाँ जो 3 टायर स्ट्रक्चर्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा जो है उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। फिर से समझ लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कंकरेंट लिस्ट। द कंकरेंट लिस्ट जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम। इस तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से, बट इसको आप समझ लीजिए कि जो इस संघीय ढांचा में ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी जो अपनी रेवेन्यू कलेक्शंस होती है, उसकी अपनी जो जुरिडिक्शन होती है, वो सारे अलग अलग तरीके से होते हैं और इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होता है। सब अपने अपने तरीके से सब लिमिटेशंस बने हुए होते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जैसे हमारे देश की जो सरकार है उसमें प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो चुन करके जाते हैं दिल्ली में और वहाँ लोकसभा और राज्यसभा मिल करके प्राइम मिनिस्टर्स चुनते हैं। उसके बाद हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग संसदों से जो लोग चुन के आते हैं वो उस सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में ये चीज़ है जिसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हिस्सा है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है, सेकेंड आ जाते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारा हो जाता है मुख्यमंत्री, यानी चीफ मिनिस्टर्स, सभी राज्यों के प्रधान होते हैं, कैबिनेट के प्रधान होते हैं, जिसमें जैसे हमारे देश का 28 राज्य है, इस 28 राज्य के अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो उसके हेड होते हैं। उसमें जो भी चीज़ें आती है उसके जुरिडिक्शंस में वो उसके फुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तीसरा आ जाता है आपका पंचायती राज सिस्टम्स। तो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा पंचायती राज सिस्टम। उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जुरिडिक्शंस की बात चल रही है तो उसमें क्या क्या रूल्स आ जाते हैं उसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शंस में आपका आ जाता है बैंकिंग सेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के में आता है रेलवेज हमारे देश का, सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बाद फिर आ जाता है डिफेंस, जो सीमाओं की रक्षा करना, देश के 2 राज्यों देशों के बीच के जो बॉर्डर्स हैं उसकी सुरक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के में आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर यानी विधि व्यवस्था देखना, उसके बाद एजुकेशन जो है उस दोनों का आ जाता है, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी। उसी तरह से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। तो इस तरह से ये बटा हुआ चीज़ होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो स्टेट के ही अंदर में आती है, वो स्टेट ही डिसीजन उसको ले सकता है। एट लास्ट हम आते हैं उसको बाद में जो पंचायती राज सिस्टम, जिस पंचायती राज सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इसकी जो डेवलपमेंट होती है पंचायत में, बिकॉज भारत गांव का देश है, जैसा कि आप पहले भी हम बता चुके हैं आपको, भारत की 2/3 आबादी गांव में रहती है। और इसलिए इस सिस्टम्स को महात्मा गांधी ने भी सपना देखा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, जब तक भारत की गांव डेवलप नहीं होगी। इसीलिए 3 टायर स्ट्रक्चर्स में, यानी गांव में जो डेवलपमेंट हो वो वहां पर पहुंचे।
तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है, यानी जो डेवलपमेंट का जो हिस्सा होता है, फंड होता है, जो पैसे होते हैं, रेवेन्यू होता है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल। और तब जाके ये पंचायती राज सिस्टम्स हो गया, जिसमें गांव की गलियों का पक्कीकरण हो, हैंड पंप्स हो, फिशरीज का के लिए, मछली पालन के लिए रेवेन्यू व्यवस्था करना हो, एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए हो, मतलब पशुपालन के लिए हो, एग्रीकल्चर्स में सीड्स फर्टिलाइजर्स इसके लिए हेल्प हो, ये सब पंचायती राज सिस्टम्स के लिए अलग से इसका इलेक्शन होना, उसके अलग से पावर होते हैं। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर्स है, संघीय ढांचा है हमारे देश का, ये मुख्य स्तंभ है। इसके बाद जो 10th क्लास के और 8, 9, 10th के खास करके जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं कि इसमें दो चीज़ें खास होती है, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। यानी दो प्रकार के, पूरे दुनिया में दो प्रकार की ये चीज़ें हैं, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब साथ साथ आकर के मिल करके काम करें, और होल्डिंग टुगेदर मतलब आप जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइज्ड, द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड, द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ग्रुप्स, विकेंद्रित जिसको कहा जाता है। और जहां पर संघीय ढांचा जिस स्टेट में नहीं है, द पावर इज centralized, the power is centralized, like we can take the example of China, जिसमें हम लोग चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर पावर सेंट्रलाइज है, और जहां पावर सेंट्रलाइज होती है उस जगह पर चीजों का निपटारा जो होता है वो एक खास पर्सन के पास हो जाता है। हो सकता है कि वो सही डिसीजन भी हो सकता है कि गलत हो। यानी फेडरल स्ट्रक्चर्स में उस देश के नागरिक के डेवलपमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिटीजन्स के पास उसमें पावर ज़्यादा होता है फेडरलिज्म में। और एक जो ताकत होती है किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती है, वो विकेंद्रित होती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैसे मैंने बताया, फिर मुखिया, सरपंच। तो ये एक जो स्ट्रक्चर्स है इस संघीय ढांचा का, ये बहुत ही बड़ा पावरफुल स्तंभ है हमारे देश का। इसलिए ये देश, हमारा देश दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हमारा देश 100% फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री है। थैंक यू।